हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस को पूछा गया था यूजीसी नेट 2021 के एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू हमें यहाँ पर दी हुई है। लिस्ट वन में है रिसर्च की टाइप्स और लिस्ट टू में है गोल ऑफ रिसर्च। रिसर्च टाइप्स में हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन ऑफ रिसर्च प्रिंसिपल यानी कि एक्शन रिसर्च एंड इवेल्युएटिव रिसर्च। और दूसरी तरफ गोल मेंशन है, आपको इनको मैच करना है और बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? फंडामेंटल रिसर्च जिसमें हम थ्योरी बिल्ड करने के ऊपर फोकस करते हैं, तो इसके साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को, एडवांसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज इन ए फील्ड। जब भी आप किसी थ्योरी को बिल्ड करोगे, कुछ नया करोगे, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आप नॉलेज को ऐड करोगे। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च के साथ हम यहाँ पर मैच करेंगे एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। तो जो भी हमने थ्योरी बिल्ड करी, जो भी हमने प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करे होंगे, उसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसे हम एक्सप्लोर करते हैं अप्लाइड रिसर्च में। एक्शन रिसर्च के साथ हम मैच करेंगे एमेल्योरेशन ऑफ गिवन सिचुएशन। एमेल्योरेशन ऑफ गिवन सिचुएशन होता है यानी कि आपको इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, इमीडिएट सोल्यूशन आपको चाहिए। तो एक्शन रिसर्च में हम इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसके साथ हम मैच कर देंगे ऑप्शन नंबर 2 को। और इवेल्युएटिव रिसर्च के साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, अप्रेजिंग इंपैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। तो जो भी हमने कोई प्रोग्राम चलाया होता है, कोई पर्टिकुलर हमारी पॉलिसी होती है, जब उसका हम इम्पैक्ट चेक करना चाहते हैं, जब उसको हम अप्रेज करना चाहते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, तो वो हम करते हैं इवेल्युएटिव रिसर्च में। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? देखो, फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। राइट, फंडामेंटल रिसर्च में हमारा फोकस होता है थ्योरी बिल्ड करने के ऊपर। और जब भी हम कोई थ्योरी बिल्ड करते हैं, कोई प्रिंसिपल को यहाँ पर बिल्ड करते हैं, तो उससे होता क्या है, बी बेसिकली ऐड द नॉलेज इन ए पर्टिकुलर फील्ड। अप्लाइड रिसर्च, जो भी हम फंडामेंटल रिसर्च में प्रिंसिपल्स को बनाते हैं, प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश करते हैं, नई थ्योरीज को बिल्ड करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन है एंड बी सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स इन अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च हमारी अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट होती है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में के ऊपर फोकस करती है। और इवेल्युएटिव रिसर्च एक ऐसी सिस्टमैटिक इंक्वायरी है जिसमें हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम, प्रैक्टिस, एक्टिविटी या फिर सिस्टम को अप्रेज करते हैं। यानी कि अगर आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है, राइट, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम है, तो उस पर्टिकुलर स्कीम का आप इम्पैक्ट चेक करना चाहते हो, उसको एसेस करना चाहते हो, जब उसको आप अप्रेज करना चाहते हो, तो उसे हम बोलते हैं इवेल्युएटिव रिसर्च। ये सब चीजें हम करते हैं इवेल्युएटिव रिसर्च में। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि एट एवरी स्टेप ऑफ रिसर्च जेन्युइननेस इज टू बी बाउच्ड, हेंस द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम्स जर्मेन। Statement 2 is ICT application in research is supportive and facilitative rather than mandatory and absolute. So आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बट विल बी द राइट आंसर। देखो, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्यों हमारे दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी? क्योंकि देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एट एवरी स्टेप ऑफ रिसर्च जेन्युइननेस इज टू बी बाउच्ड। तो जो भी हमारा रिसर्च स्टेप होगा, जो भी हमारी रिसर्च प्रोसेस है, उसमें कोई भी स्टेप है, उसमें जेन्युइननेस जो है वो होनी ही हमारी चाहिए, राइट। इसलिए इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स जो है वो रेलिवेंट हमारे लिए हो जाता है। जर्मेन का मतलब होता है रेलिवेंट, राइट। तो हर हमारे स्टेप में जो भी हमारा स्टेप है रिसर्च का, उस हर स्टेप में जेन्युइननेस होनी चाहिए, यानी कि यूनिक हमारी वो रिसर्च होनी चाहिए। इसलिए जो रिसर्च एथिक्स का इशू है वो रेलिवेंट हो जाता है। तो बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 कह रही है हमारी कि आईसीटी एप्लीकेशन रिसर्च इज सपोर्टिव एंड फैसिलिटेटिव, कि जो भी हमारी आईसीटी की एप्लीकेशन है रिसर्च में,
जो भी हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं रिसर्च में, वो सपोर्टिव और फैसिलिटेटिव है। उसका रोल है हमें सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना। जरूरी नहीं है कि वो मैंडेटरी हो या फिर एब्सोल्यूट हो। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है कि आप आईसीटी का यूज करें ही, ये एक सपोर्टिव और फैसिलिटेटिव प्रोसेस के रूप में इसको देखा जाता है। राइट, आईसीटी हमें हेल्प करती है रिसर्च करने में। जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप आईसीटी का यूज करेंगे ही। ठीक है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे जो है वो यहाँ पर सही हो जाती हैं। तो देखो, रिसर्च एथिक्स क्या है। रिसर्च एथिक्स कुछ सेट ऑफ इथिकल गाइडलाइंस होती हैं जो एक रिसर्चर को फॉलो करनी पड़ती हैं जब भी वो किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करता है। राइट, सो रिसर्च एथिक्स में बहुत सारी गाइडलाइंस आती हैं, जैसे कि प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, हमें किसी दूसरे का कंटेंट नहीं उठाना है, जो भी हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे हमें एनोनिमस रखना है। तो ये सारी सेट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस होती हैं जो एक रिसर्चर को फॉलो करनी होती हैं। और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स की अगर बात करें, सो रिसर्च में काफी ज्यादा यूज आईसीटी टूल्स का होता है। आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए विद द हेल्प ऑफ आईसीटी टूल्स। लेकिन अगर रिसर्च की हम बात करें तो रिसर्च में जो बेस्ट यूज है आईसीटी का, वो माना जाता है जब आप आईसीटी का यूज करते हो टू इंप्रूव द कॉग्निटिव स्किल्स, टू डिस्क्रिमिनेट द इंफॉर्मेशन, एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट द इंफॉर्मेशन रेदर देन सिंपली एक्यूमुलेट। कि अगर आप सिंपली इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक्यूमुलेट कर रहे हो, उसको इकट्ठा कर रहे हो, तो वो इतने हेल्पफुल नहीं है। जब आप आईसीटी का यूज अपने रिसर्च में कर रहे हो टू डिस्क्रिमिनेट द इंफॉर्मेशन, यानी कि वेरिएबल्स को डिस्क्रिमिनेट करने में, उनको एनालाइज करने में और एक नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने में जब आप आईसीटी का यूज करते हो, तो उससे जो है वो बेस्ट यूज माना जाता है रिसर्च में। राइट, लेकिन आईसीटी को यूज करना कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटेड नहीं है। राइट, कोई लॉ नहीं है कि आपको आईसीटी का यूज करना ही है। राइट, जो भी रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं विदाउट द हेल्प ऑफ आईसीटी भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। Next question is, by what name this validity is known for, where an assessment of the measurement validity of a measure that compares it to another measure of the same concept that has been generated from a different method. आपके options हैं predictive validity, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो वैलिडिटी कौन सी होती है जिसमें एक मेजरमेंट जो आप यूज कर रहे हो, एक मेजर जो यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च में, वो उसकी वैलिडिटी चेक करता है उस मेजरमेंट के टूल को किसी दूसरे मेजरमेंट के टूल के साथ कंपेयर करके जो सेम कंसेप्ट को मेजर कर रहा होता है। राइट, तो इस वैलिडिटी को हम क्या बोलते हैं? देखो, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल मान लो आपको आईक्यू मेजर करना है। राइट, आपने एक स्केल बनाया आईक्यू मेजर करने के लिए, तो किसी ने पहले भी कभी आईक्यू मेजर करा होगा। राइट, तो आईक्यू हमारा एक कंसेप्ट है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। आपने एक टूल बनाया, एक स्केल बनाया जिसकी हेल्प से आप आईक्यू को मेजर कर रहे हो, तो पहले भी किसी ने आईक्यू को मेजर करा होगा किसी दूसरे टूल से। राइट, सो आप यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करोगे, अपने मेजरमेंट टूल को भी और जो प्रीवियसली एस्टेब्लिश टूल है उसको भी। राइट, तो अगर वो दोनों सेम हैं, दोनों रिलेटेड हैं, तो हम कहेंगे कि जो भी आपका टूल है जिसे आप यूज कर रहे हो अपनी रिसर्च में, उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। ठीक है, तो ही मैंने अभी आपको बताया कि कन्वर्जेंट जो वैलिडिटी है, ये याद रखना, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का एक सब टाइप है। इसका मतलब होता है कि जो भी मेजर हम यूज कर रहे हैं, क्या वो सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है एज कंपेयर टू दोज मेजरमेंट्स जो पहले यूज करी गई हैं। राइट, जैसे कि मैंने आपको आईक्यू का एग्जांपल दिया, तो आईक्यू अगर आप मेजर कर रहे हो, तो आपने एक स्केल बनाया जिसकी हेल्प से आप आईक्यू मेजर कर रहे हो, तो पहले भी किसी ने आईक्यू अगर मेजर करा था, तो क्या दोनों ही जो स्केल्स हैं, क्या वो सेम चीज को मेजर कर रहे हैं, क्या वो सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं? राइट, इस चीज को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ वर्बल डेटा? सो वर्बल डेटा के सोर्सेज कौन कौन से होंगे? वर्बल डेटा क्या होता है? जहां पर वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। ये ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ट्रैफिक सिग्नल्स, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, नैरेटिव इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स एंड बॉडी लैंग्वेज। सो बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
सो देखो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज बी सी डी ओनली। बी सी डी ही क्यों होगा? सो देखो जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये एक नॉन वर्बल डेटा है क्योंकि इसमें सिर्फ सिग्नल्स हैं, राइट। सो ए हमारा नहीं होगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यस यहाँ पर हम बोल के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। नैरेटिव इंटरव्यूज, यस इसमें भी हमारा वर्बल डेटा आएगा। फोकस ग्रुप, इसमें भी वर्बल डेटा होगा क्योंकि इसमें जो भी हमारा ग्रुप होगा वो डिस्कस करेगा और एक जो मॉडरेटर होगा वो उस डिस्कशन को मॉडरेट करेगा, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज तो ऑब्वियस सी बात है हमारी नॉन वर्बल होती है, नॉन वर्बल डेटा बॉडी लैंग्वेज से हम कलेक्ट करते हैं। सो बॉडी लैंग्वेज भी इसमें नहीं होगा, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी सी डी ओनली। तो वर्बल डेटा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहां पर वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो सोर्सेज के क्या हो सकते हैं वर्बल डेटा के, जैसे कि इंटरव्यूज, डेल्फी टेक्निक, फोकस ग्रुप, डिस्कोर्स एनालिसिस एक्सेट्रा। और नॉन वर्बल डेटा ये हमारे सामने होता है साइंस की फॉर्म में, राइट। जैसे कि जो भी हमारे रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनका जेस्चर क्या है, पोस्चर क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यू का आई कॉन्टेक्ट किस तरह का है, राइट। तो जितने भी साइंस है ये हमारा नॉन वर्बल डेटा होता है। तो वर्बल डेटा में हमारे पास आ जाएगा सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, नैरेटिव इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि सिस्टमैटिक रिव्यू कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ रेप्लिकेबल एंड साइंटिफिक प्रोसेस, एंड स्टेटमेंट 2 इज अ ट्रांसपेरेंट रिव्यू मे हेल्प अस इन मिनिमाइजिंग पर्सनल एंड अदर बायसेस। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो देखो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ये करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट हैं ये अब हम यहाँ पर देखते हैं। So, देखो जो सिस्टमेटिक रिव्यू होता है ये हमारे लिटरेचर रिव्यू का एक पार्ट है, जिसमें जो भी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी होती है उसे हम रिव्यू करते हैं सिस्टमेटिकली, राइट। तो एक सिस्टमेटिक रिव्यू में हम सिस्टमेटिक एंड एक्सप्लिसिट मेथड्स का यूज करके जो भी प्राइमरी रिसर्च होती है उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो भी डेटा है उनमें जो रिसर्च हो रखी है, जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनको बेसिकली इसमें हम कलेक्ट करते हैं। जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी डेटा इन स्टडीज में होगा उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे और हम एक कंक्लूजन के ऊपर आएंगे कि इन स्टडीज में क्या था। और ये जो भी हमारी प्रोसेस होती है ये सिस्टमेटिक होती है, इसमें कुछ स्पेसिफिक मेथड्स का हम यूज करते हैं सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में, इसलिए इसको सिस्टमेटिक कहा जाता है क्योंकि इसमें हम स्पेसिफिक मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें मेटा एनालिसिस भी होता है और मेटा सिंथेसिस भी होता है, ठीक है। और जो भी हमारा सिस्टमेटिक रिव्यू होता है ये रिप्रोड्यूसिबल होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है, राइट। और अगर हम ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू की बात करें तो देखिए पीयर रिव्यू क्या होता है, जब भी आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो तो उसकी एक रिव्यू प्रोसेस होती है, पीयर रिव्यू उसका होता है, राइट। यानी कि उसको चेक पहले करा जाता है। सो ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू क्या होता है, जिसमें जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, राइट। जो भी प्रोसेस है एक रिसर्च पेपर को पब्लिश करने की, फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल डिसीजन, वो ऑथर्स को और जो भी रिव्यूअर्स होते हैं उनको क्लियर होती है, राइट। और ट्रांसपेरेंट मैनर में वहां पर काम होता है, राइट। तो जब भी एक आर्टिकल को पब्लिश किया जाता है उसकी जो भी पीयर रिव्यू हिस्ट्री होती है, राइट, वो पता रहती है एक जो भी ऑथर है उसको, राइट। कि जब मैंने आर्टिकल रिव्यू के लिए भेजा था तो वहां पर क्या रिव्यूज मुझे आए हैं, जो भी रिव्यूअर है उसने क्या सजेशन दिया है, राइट। रिव्यूअर की ओवरऑल रिपोर्ट क्या है, एडिटर का डिसीजन जो है वो क्या है, एडिटर जो है कि डिसीजन लेटर देता है, राइट। और जो ऑथर्स हैं उनके क्या रिस्पॉन्स हैं वो भी जो भी पब्लिशर है उसको पता होना चाहिए। तो जब ये जितनी भी सारी चीजें हैं, जो भी प्रोसेस है रिसर्च पेपर को पब्लिश करने की, जब ये क्लियर रहती हैं दोनों साइड को, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू होता है उसमें पर्सनल बायसेस जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, पर्सनल बायसेस के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, सब्जेक्टिव भी नहीं रहता है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव वे में यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो भी प्रोसेस है वो सभी को यहाँ पर क्लियर है, हर चीज ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रही है, तो पर्सनल बायसेस जो है वो यहाँ पर रिड्यूस करे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू, ठीक है। राइट आंसर विल बी बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, हमें इनको यहाँ पर मैच करना है। वेरिएबल्स में हमारे पास मेंशन है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंट्रोल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। आपको मैच करके बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम क्या मैच करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हमारा मैच होगा ऑप्शन नंबर थर्ड विच इज रिप्रेजेंट द कॉज। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कॉज होता है जिसकी वजह से एक डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आता है, राइट। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉज। डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर फोर को, दैट इज द वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड। सो जिस वेरिएबल के ऊपर हम इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल के साथ हम मैच करेंगे, दैट कैन बी डिवाइडेड इन divide subjects into the specific categories, right। कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, जिसको रिसर्चर कांस्टेंट रखता है अपनी रिसर्च में, और डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ हम मैच करेंगे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में, और उसका जो इफेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसे एक्सप्लोर करा जाता है, ठीक है। इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी स्टडी में होता है वो किसी भी दूसरे वेरिएबल की वजह से इफेक्ट नहीं होता है, और उसे एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो प्लॉट करा जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, सो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करके देखते हैं, और मैनिपुलेशन का जो रिजल्ट हमें दिखता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर दिखता है, ठीक है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट जो है वो आ रहा होता है, ठीक है। और इस वेरिएबल को जब ग्राफ के ऊपर प्लॉट हम करते हैं तो प्लॉट करा जाता है बाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम बाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल वेरिएबल की बात करें तो कंट्रोल वेरिएबल्स जो हैं वो वेरिएबल्स होते हैं हमारी स्टडी के जिनको रिसर्च कांस्टेंट रखना चाहता है, ताकि वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस ना करें या फिर हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इन्फ्लुएंस ना करें। हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इंपैक्ट है, राइट। लेकिन ये पॉसिबल है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर किसी और वेरिएबल का इंपैक्ट भी हो जाए, तो इसलिए कुछ वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करके रखते हैं ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो इन्फ्लुएंस हो वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो जिसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट। और डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल में सिर्फ काउंटेबल वैल्यूज जो है वो होती हैं, राइट, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री। Next question is data of research take the form of words or pictures with the help of researcher as the key instrument in which of the following studies। तो कौन सी रिसर्च स्टडी है जिसमें जो हमारा डेटा होता है वो वर्ड्स और पिक्चर्स की फॉर्म में होता है। आपके ऑप्शन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज, टू इज एक्सपोस्ट फैक्टर स्टडीज, थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड फोर्थ इज डिस्क्रिप्टिव सर्वे स्टडीज। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो देखो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। सो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी में जो हमारा डेटा होता है वो वर्ड्स और पिक्चर्स की फॉर्म में होता है, और यही हमारे बेसिकली की इंस्ट्रूमेंट इन स्टडीज में होते हैं। सो देखो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप है। क्वालिटेटिव रिसर्च में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का हम यूज करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च की एक टेक्निक है जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं रिसर्च के उनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्व करता है, और यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो वर्ड्स और पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्चेज में जो रिसर्चर होता है वो ना सिर्फ अपने पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करता है बल्कि खुद भी उन जो एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है, राइट। इसलिए हम इसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो है वो बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक का हम वाइडली यूज करते हैं इन एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइकोलॉजी, और कई बार इस टेक्निक का यूज हम मार्केट रिसर्च में भी करते हैं, ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इश्यूज इन राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। तो जब भी आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हो तो कौन कौन से इश्यूज आप फेस करते हो, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। पांच ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट टॉपिक, फ्रेमिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, framing of hypothesis or research questions, convincing friends and colleagues, and E is choosing the correct research method and data analysis technique। So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
देखो, जब भी आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है, रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना है, तो क्या क्या उसमें इश्यूज आएंगे। सबसे पहला तो इशू यही आएगा, देखो कि आपको एक टॉपिक्स जो है वो सिलेक्ट करना है, राइट। तो सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट टॉपिक, आपको ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने होते हैं, ये भी इशू आएगा, राइट। आपको हाइपोथेसिस फ्रेम करना होता है, रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करना होते हैं, तो ये भी एक इशू रहेगा। आपको अपने फ्रेंड्स और कलीग को कन्विंस नहीं करना होता है, राइट। आप एक रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हो, आपको एक यूनिवर्सिटी में, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में वो रिसर्च प्रपोजल देना है, राइट। सो आपको अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को उसके लिए कन्विंस नहीं करना है। और अगर इन पांचों ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो ये डी जो ऑप्शन है ये सबसे इरेलीवेंट है इन पांचों ऑप्शंस में, राइट। तो इसलिए जो डी है हमारा, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और अगर इसको आप हटा देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ये तीनों ही यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ए बी सी ई। और ई जो ऑप्शन दिया गया है, दैट इज चूजिंग द करेक्ट रिसर्च मेथड एंड डेटा एनालिसिस टेक्निक। तो जब भी आप रिसर्च प्रपोजल दोगे, आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि आप कौन सा रिसर्च मेथड यूज करोगे, कौन सी डेटा एनालिसिस टेक्निक का यूज करोगे। तो ये भी इशू जो है वो रिसर्चर फेस करते हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए बी सी ई ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रिसर्च एनकरेजेस पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जिसमें पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव से हम रिसर्च करते हैं, राइट। आपके ऑप्शंस हैं एथनोग्राफिक मेथड, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सेजेटिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, काफी आसान क्वेश्चन है, इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एथनोग्राफिक मेथड। एथनोग्राफिक मेथड में जो पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है। देखो, एथनोग्राफिक रिसर्च हमारी एक क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी है। ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप होता है जिसमें जो भी हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं वो एक एनवायरनमेंट में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी सोशल इंटरेक्शन किस तरह की है, उसे हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, राइट। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं, वो ड्यूरिंग द डे जिन भी इवेंट्स को फेस कर रहे हैं, जिन भी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, उन सिचुएशंस में उनका क्या व्यू है और किस तरह के वो एक्शंस ले रहे हैं, इसका इन डेप्थ एनालिसिस हम करते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च में। ठीक है। तो इसमें जो रिसर्चर है वो क्या बेसिकली समझने की कोशिश करता है, इसमें रिसर्चर समझने की कोशिश करता है कि जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसके रिसर्च के, वो इस दुनिया को किस तरह से देखते हैं एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद एवरीथिंग अराउंड देम। जो भी उनके आसपास लोग हैं, जो भी उनके आसपास सिचुएशंस हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनके प्रति उनका क्या रिस्पॉन्स है और कैसे वो उन सभी चीजों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, ये हम एथनोग्राफिक रिसर्च में स्टडी करते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स एथनोग्राफिक रिसर्च में यूज होते हैं, इसमें हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरी स्टडीज, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, आर्टिफैक्ट एनालिसिस, इन सभी मेथड्स का यूज करते हैं पार्टिसिपेंट्स जो भी हमारे होते हैं उनको स्टडी करने के लिए। ठीक है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, एथनोग्राफिक मेथड। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। रिसर्च स्टेप्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं और मेन फीचर्स हैं उनका, राइट। तो रिसर्च स्टेप्स में हमारे पास मेंशन है डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस मेकिंग, ड्राइंग अ रिसर्च सैंपल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आपको यहाँ पर मैच करके बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने स्टेप्स पढ़े हो रिसर्च के तो इस क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए काफी ईजी यहाँ पर हो जाएगा। देखो, डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम के साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को, विच इज केयरफुली चूजन टर्म्स एंड कंसेप्ट्स विद ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शन इफ नीड बी। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें करना क्या है, राइट। तो जो भी हमारे कंसेप्ट्स होते हैं उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए हम ए के साथ मैच करेंगे 4 को। हाइपोथेसिस मेकिंग के साथ हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को। आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल फॉर सेटिंग अप ए प्लॉजिबल रिलेशनशिप। सो हाइपोथेसिस में हम करते क्या है, हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं। सो बी के साथ मैच होगा ऑप्शन नंबर 3। ड्राइंग रिसर्च सैंपल के साथ हमारा मैच होगा ऑप्शन नंबर 2, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ यूनिट्स चूजन। तो सैंपल क्या है, सैंपल रिप्रेजेंट करता है हमारी पॉपुलेशन को, राइट। काफी आसान था ये मैच करना। अगर आपको इतना भी पता है कि सैंपल रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, तब भी इस क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो, क्योंकि सी के साथ जो 2 दिया हुआ है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करके। एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पर डेटा एनालिसिस, इसके साथ हमारा मैच हो जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4।
तो ये होते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ रिसर्च जो हम फॉलो करते हैं एक रिसर्च में। सबसे पहले हम फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को। जब हमारी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो जाती है उसके बाद हम लिटरेचर सर्वे करते हैं। आफ्टर दैट वी डेवलप द हाइपोथेसिस, देन वी प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर होने के बाद हम डिटरमाइन करते हैं सैंपल डिजाइन को। सैंपल जब हमारा क्लियर हो जाता है उसके बाद हम कलेक्ट करते हैं डेटा को। देन वी एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट वी एनालाइज द डेटा जो हमने कलेक्ट करा होता है। देन वी टेस्ट अवर हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। देन जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, हम इंटरप्रेट करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को, राइट। एंड देन वी प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च, राइट। रिसर्च रिपोर्ट हमारे उसके बाद प्रिपेयर होती है और इसी तरह से जो हमारी प्रोसेस है वो चलती रहती है। जब भी एक रिसर्च कंप्लीट होती है उसका जो कंक्लूजन है, उसकी जो फाइंडिंग्स है, वहीं से हमें एक नई रिसर्च प्रॉब्लम मिल जाती है, नया रिसर्च क्वेश्चन मिल जाता है और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर। सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इट रिफ्लेक्ट्स एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बी इज इट इज बेल शेप्ड, सी इज इट डज नॉट शो स्टैंडर्ड डेविएशंस, डी इज द मीन मोड एंड मीडियन कोइंसाइड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ई इज द कर्व इज बेस्ड ऑन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो, जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, असिमेट्रिकल नहीं होता है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर नहीं होगा। बेल शेप्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। इट डज नॉट शो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो शो करता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा। डी कह रहा है कि मीन मोड एंड मीडियन कोइंसाइड करते हैं, सेंटर के ऊपर आते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें होती है, सो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज बी डी ई ओनली। तो देखो, ये हमारी प्रॉपर्टीज होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन मोड एंड मीडियन है ये तीनों इक्वल होते हैं, राइट। जो कर्व है वो सिमेट्रिकल होता है एट द सेंटर अराउंड द मीन, राइट। कर्व इज बेस्ड ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो हमारा कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपने यहाँ पर याद रखना है। जो भी वैल्यूज होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, हाफ जो है वो लेफ्ट की तरफ होती है सेंटर से और हाफ होती है राइट की तरफ। टोटल जो एरिया होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज 1, और 68% ऑफ डेटा सेट जो है, जो भी हमारा डेटा है, वो प्लस एंड माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन होता है। 95% ऑफ डेटा हमारा प्लस एंड माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन होता है। एंड 99.7% जो हमारा डेटा है दैट इज प्लस एंड माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है एंड काफी सिंपल भी है। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। Next question is, which one of the following is an important characteristic of the researchers involved in qualitative studies? So question आपसे पूछ रहा है कि जो भी रिसर्चर इन्वॉल्व होते हैं क्वालिटेटिव स्टडीज में, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटेटिव रिसर्च? आपके ऑप्शन है नॉन पार्टीसन, रिफ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एंथुसियाज्म। सो बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज रिफ्लेक्सिबिलिटी। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है? रिफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जब भी आप एक रिसर्च कर रहे हो तो वहां पर आपके जो अपने बिलीव्स हैं, अपने जो ओपिनियंस हैं, उनको चेक करना, राइट। रिफ्लेक्ट करना यानी कि खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करना। तो जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसमें सब्जेक्टिविटी का स्कोप रहता है, राइट, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो क्या होता है, हमारे पास नंबर्स होते हैं, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम वर्ड्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, हम टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं, एक डिस्क्रिप्शन को एनालाइज कर रहे हैं, नैरेटिव रिसर्च कर रहे हैं, राइट, एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पर सब्जेक्टिविटी का स्कोप होता है। तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो रिसर्चर है उसके जो अपने बिलीव्स हैं, अपने जो ओपिनियन है, उनका इम्पैक्ट जो भी उसके रिसर्च का आउटकम है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वहां पर जो रिसर्चर है उसको रिफ्लेक्ट करना होता है अपने ऊपर। तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है कि अपने ओपिनियंस को, अपने बिलीव्स को चेक करना, राइट। इसलिए क्वालिटेटिव स्टडी के कंटेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्चर की होगी दैट विल बी रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है,
तो यही देखिए यहाँ पर मेंशन है कि रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन बिलीव्स, जजमेंट एंड प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। तो जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च प्रोसेस में आपके जो अपने बिलीफ हैं, अपने जो जजमेंट हैं और अपने जो प्रैक्टिसेस हैं उसको आपको एग्जामिन करना है और ये कोशिश करनी है कि आपकी जो भी बिलीफ है, जजमेंट है, ये प्रैक्टिसेस हैं, उनका इम्पैक्ट आपकी रिसर्च के ऊपर ना आए। जो भी आपका अल्टीमेटली रिसर्च का रिजल्ट है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आपके अपने बिलीफ्स और जजमेंट्स का वो अनबायस्ड होने चाहिए। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी, की रिसर्चर को एग्जामिन करना चाहिए अपने बिलीफ्स को, अपनी जजमेंट्स को व्हाइल डूइंग द रिसर्च। ठीक है, राइट आंसर विल बी रिफ्लेक्सिविटी। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन हमारी कह रही है एक्सप्लोरेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन रिसर्चर्स लैक अ क्लियर आइडिया ऑफ प्रॉब्लम्स दे विल मीट ड्यूरिंग द स्टडी। एंड स्टेटमेंट टू इज थ्रू एक्सप्लोरेशन रिसर्चर्स डेवलप कंसेप्ट्स more clearly, establish priorities, develop operational definitions and improve the final research design. So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। सो देखो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कह रही है कि एक्सप्लोरेशन इज पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन रिसर्चर्स लैक्स अ क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। कि एक्सप्लोरेशन कब यूजफुल होगी रिसर्च में? जब रिसर्चर को क्लियर आइडिया नहीं है प्रॉब्लम का, जो भी वो अपनी स्टडी में मीट करने वाले हैं। तो जब भी आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो आपको क्लियर आइडिया नहीं होता है रिसर्च प्रॉब्लम का, आपको क्लियर एक आइडिया नहीं होता है कि क्या हम स्टडी करने वाले हैं, राइट? तो उसके लिए हमें एक्सप्लोरेशन की जरूरत पड़ती है, हम एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोरेशन हमारी जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल इस केस में हो जाती है जब हमारे पास एक क्लियर आइडिया रिसर्च प्रॉब्लम का नहीं होता है। इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट वन है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगी। स्टेटमेंट टू करिए कि एक्सप्लोरेशन से जो रिसर्चर है वो कंसेप्ट को बेहतर तरीके से डेवलप कर पाता है। बिल्कुल सही बात है। वो प्रायोरिटीज को एस्टेब्लिश कर पाता है कि कौन सी चीज मेरी रिसर्च में सबसे पहले आएगी, राइट? ऑपरेशनल डेफिनेशंस को रिसर्चर इसमें डेवलप कर पाता है। जो भी वेरिएबल्स, जो भी कंसेप्ट रिसर्च में आने वाले हैं उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या है ये आपको पता चलता है। और फाइनल आपका रिसर्च डिजाइन क्या होगा ये भी हम एक्सप्लोरेशन से ही तय करते हैं। और जो भी एक्सप्लोरेशन हम करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जब हम करते हैं उससे हमारा फाइनल रिसर्च डिजाइन जो है वो इंप्रूव होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। सो क्या होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो रिसर्चर है वो इन्वेस्टिगेट करता है अपनी प्रॉब्लम को जिसे उसने क्लियरली अभी तक डिफाइन नहीं करा होता है। जब भी आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं होती है, सो आपको उस प्रॉब्लम को वहां पर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, राइट? सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करी जाती है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो, इसके लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। इस जो भी हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है ये हमें कंक्लूसिव रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि हमें सिर्फ एक आइडिया प्रोवाइड करती है कि हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है और उसे हमें किस तरह से आगे चल करके एक्सप्लोर करना है, राइट? सो इसे कब ये रिसर्चर्स यूज करते हैं? रिसर्चर इसे यूज करते हैं जब उनके पास एक जनरल आइडिया जो है अपनी रिसर्च का होता है और उन्हें उस रिसर्च को डीप लेके जाना होता है। तो उसके लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करी जाती है ताकि जो भी इश्यूज हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में उन्हें वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें, राइट? सो रिसर्चर्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को यूज करते हैं टू गेन फेमिलियरिटी विद एन एग्जिस्टिंग फिनोमिना। तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग फिनोमिना है उससे फेमिलियर होने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज यहाँ पर करा जाता है ताकि प्रॉब्लम को हम प्रिसाइज तरीके से डिफाइन कर सकें। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो हमें यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं टी टेस्ट, एफ टेस्ट, स्पियर्समैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, मान विटने विल्कॉक्सन टेस्ट एंड कैंडल कोफिशिएंट ऑफ कॉनकॉर्डेंस। सो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। हमारे नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स इसमें से कौन से हैं? So, देखो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, दैट विल बी सी डी ई ओनली। सो देखो जो टी टेस्ट और एफ टेस्ट हैं ये दोनों ही पैरामीट्रिक टेस्ट हैं और ए और बी को अगर आप एलिमिनेट करेंगे आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी डी ई ओनली।
देखो, जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देखिए यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को आप यहाँ पर खुद से देखेंगे, खुद से स्टडी करेंगे कि कौन कौन से हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं और कौन कौन से हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। कुछ फेमस टेस्ट है जिनका आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, राइट। इसके अलावा काई स्क्वायर टेस्ट, राइट। तो ये कुछ फेमस टेस्ट हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और एनोवा, ये हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट, मान बिटने टेस्ट, ये जो हमारे सारे टेस्ट हैं ये हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, तो इनको आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, सी डी ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन कह रही है फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग इन रिसर्च थीसिस आर फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, और रीजन इसका दिया गया है कि फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स एंड देयर ऑब्जर्वेंस हेल्प प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो हमारी असर्शन यहाँ पर कह रही है कि फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग इन रिसर्च थीसिस आर फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। तो बिल्कुल सही बात है, जब भी हम रिसर्च थीसिस को लिखते हैं तो उसमें जो भी हमारा फॉर्मेट होता है और जो भी रेफरेंसिंग का स्टाइल होता है वो एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। ऑलरेडी स्टैंडर्ड इसके बने हुए हैं कि हमें कौन सा जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, हर यूनिवर्सिटी में अलग फॉर्मेट हो सकता है, हर यूनिवर्सिटी में स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग हो सकती है। जो हमारी स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है ये फील्ड टू फील्ड भी डिपेंड करती है, जैसे कि सोशल साइंसेज में अलग हो सकती है, नेचुरल साइंसेज में अलग हो सकती है, बिजनेस स्टडीज में अलग हो सकती है, राइट। सो जो फॉर्मल एंड स्टाइल्स ऑफ हमारी रेफरेंसिंग रिसर्च थीसिस की ये फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती हैं। और रीजन इसका दिया हुआ है कि जो हमारी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर ये होंगी तो इससे स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट होगी और ऑब्जेक्टिविटी प्रमोट होगी। बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्डाइज हमारा एक स्टैंडर्ड बन जाता है, सभी को वही चीज फॉलो करनी होती है, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी आ जाती है। नहीं तो अगर अपने हिसाब से हम फॉर्मेट बनाएंगे, अपने हिसाब से हम रेफरेंसिंग करेंगे तो वहां पर सब्जेक्टिविटी का स्कोप हो जाता है, क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो बिलीफ है, पर्सनैलिटी है, एटीट्यूड है, वो उस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो जो अगर फॉर्मली अगर इस चीज को बनाया गया होगा, फॉर्मल रिक्वायरमेंट अगर हमने रखी है स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग और फॉर्मेट की, तो उससे स्टैंडर्डाइजेशन भी इंप्रूव होगी, प्रमोट होगी और ऑब्जेक्टिविटी भी प्रमोट होगी। इसलिए हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन कह रही है कि अ रिसर्च क्वेश्चन शुड हैव सम कनेक्शन विद द एग्जिस्टिंग थ्योरी और रिसर्च, और रीजन कह रहा है द रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड शुड बी आइदर टू ब्रॉड और टू नैरो। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऐसा क्यों है? देखो, असर्शन हमारी कह रही है कि रिसर्च क्वेश्चन शुड हैव सम कनेक्शन विद द एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ और रिसर्च। तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन हमारी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन एग्जिस्टिंग थ्योरी और रिसर्च के साथ जो है वो होना चाहिए, लेकिन जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड और बहुत ज्यादा नैरो जो है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए रीजन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है? रिसर्च क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन होता है जिसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट में हम आंसर करना चाहते हैं। हमारी एक प्रॉब्लम है जिसका हम सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम एक रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं जिसका आंसर हमें रिसर्च में एक्सप्लोर करना होता है और इसी को हम रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चन जो है ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों ही रिसर्च का एलिमेंट है। जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो उस टाइम पर भी आप रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करोगे, अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो उस टाइम पर भी आपको रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, राइट। सो रिसर्च क्वेश्चन क्यों फ्रेम करा जाता है? रिसर्च क्वेश्चन हम इसलिए फ्रेम करते हैं ताकि रिसर्चर को पता रहे कि उसको बेसिकली करना क्या है, वो अपने रास्ते से ना भटके, राइट। रिसर्चर को क्लियर हो कि किस पाथ पे उसे जाना है, इसलिए हम रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं। और जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड और बहुत ज्यादा नैरो जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का आपको एग्जांपल यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, काई स्क्वायर, रेग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड टी स्टैटिस्टिक्स। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर एक ही एग्जांपल दिया गया है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम टूल्स यूज करते हैं, जो भी हम टेक्निक्स यूज करते हैं, वो बेसिकली हमें हेल्प करती हैं डेटा एनालिसिस में, जिसकी हेल्प से जो भी हमारा डेटा है उसे हम डिस्क्राइब कर पाते हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और उसे समराइज कर पाते हैं इन द मीनिंगफुल वे। सो दो तरह की स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होती हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का सिंपल मतलब है जो डेटा को डिस्क्राइब कर रही है, डेटा को समराइज कर रही है। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जिसमें हम डेटा से इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हैं, राइट, जिसमें से हम किसी न किसी चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, राइट। सो तीन तरह की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू, राइट, फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिनको हम बोलते हैं, राइट, जिसमें परसेंटेज वगैरह हमारी आ जाती है, राइट। सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें हमारे पास मीन, मोड, मीडियन ये सब आता है। और वेरिएबिलिटी या फिर डिस्पर्सन जिसमें हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, जो हमें बताता है कि जो हमारा डेटा है वो मीन से कितना स्प्रेड हो रहा है, मीन से जो डेविएशन है हमारे डेटा की वो कितनी है, राइट। सो ये तीन तरह के हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के मेजर होते हैं, इनका नाम भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन में, दैट वाज द स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, साइंटिफिक रिसर्च इज सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस। एंड स्टेटमेंट 2 इज पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च नीड नॉट टू बी डिफाइंड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है वो सिस्टमेटिक भी होती है, कंट्रोल्ड भी होती है, एम्पेरिकल भी होती है और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है हमारी हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन की। जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाया होता है, जो भी हमारी प्रोपोजिशन होती है, उसकी हम सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, एम्पेरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं साइंटिफिक रिसर्च में। सो बिल्कुल सही बात है। जो हमारी पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च है ये हमें क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों ही रिसर्चेज में डिफाइन करनी होती है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? सो देखो साइंटिफिक रिसर्च वो होती है जिसमें हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं एक फिनोमिना को स्टडी करने के लिए। साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? जो टेस्टेड मेथड्स होते हैं, जो एम्पेरिकल मेथड्स होते हैं, राइट। तो जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर स्टडी को साइंटिफिकली कंडक्ट करते हैं तो उससे जो भी हमारे कंक्लूजन आते हैं वो रिलायबल होते हैं। साइंटिफिक रिसर्चेज हमारी सिस्टमेटिक होती हैं, यानी कि हम एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को इसमें फॉलो करते हैं। कंट्रोल्ड होते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनका इंपैक्ट हमारे स्टडी के ऊपर हो सकता है और हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है, उनको हम कंट्रोल करके रखते हैं। और एम्पेरिकल इन नेचर होती है, यानी कि डेटा बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, ठीक है। इसमें हम जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं टू इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, राइट। और जो हमारी पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन वो ग्रुप है जिससे बेसिकली आप स्टडी करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर रिसर्च में, जिसके बारे में आप कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो जो पॉपुलेशन होती है हमारी रिसर्च में, चाहे हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, दोनों ही केस में हमें पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ मेथोडोलॉजिकल स्टेप्स इन फोकस ग्रुप रिसर्च। तो हमें यहाँ पर सीक्वेंस बतानी है फोकस ग्रुप रिसर्च की। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सिलेक्ट ए सैंपल, प्रिपेयर द फोकस ग्रुप मटेरियल, डिफाइन द प्रॉब्लम, डिसाइड द नंबर ऑफ ग्रुप्स नीडेड एंड प्रिपेयर द मैकेनिक्स ऑफ द स्टडी। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस ग्रुप रिसर्च होती क्या है। फोकस ग्रुप रिसर्च होती है जिसमें एक ग्रुप को हम सिलेक्ट करते हैं और वो ग्रुप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करता है और एक मॉडरेटर होता है जो उन्हें वहां पर मॉडरेट करता है उनके डिस्कशन में, राइट। और इसकी हेल्प से हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि जब भी जितने भी लोग एक ग्रुप में बैठे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक को, तो जो भी डिस्कशन वो कर रहे हैं उससे हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो क्या स्टेप्स इसमें हम फॉलो करेंगे? सबसे पहला हमारा स्टेप यहाँ पर रहेगा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले किसी भी रिसर्च में हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। तो देखो, अगर इतना भी अगर आपको पता है कि सबसे पहला स्टेप हमारा रिसर्च का होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, तो यहीं से आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जहां पर सी पहला ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह की अप्रोच को भी आपको एग्जाम में यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है, राइट। अगर आपको ये भी नहीं पता कि फोकस ग्रुप रिसर्च क्या होती है, लेकिन अगर आपको इतना भी पता है कि रिसर्च में हम सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पर आएगा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे। सैंपल सिलेक्ट करने के बाद आप डिसाइड करोगे नंबर ऑफ ग्रुप्स नीडेड, कि कितने ग्रुप्स आपको चाहिए आपकी स्टडी के लिए, राइट। आफ्टर दैट यू प्रिपेयर द मैकेनिज्म ऑफ द स्टडी। सारी प्रोसेसेस जो है वो क्या होंगी आपकी स्टडीज में, वो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, राइट। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा प्रिपेयर द फोकस ग्रुप मटेरियल। जो भी मटेरियल होगा हम आपका जिस भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा वो आप यहाँ पर तैयार करेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CADEB। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें कुछ स्टेटिस्टिकल टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं और दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपको इनको यहाँ पर मैच करके बताना है। स्टेटिस्टिकल टर्म्स जो हम यहाँ पर मेंशन है, दैट आर नॉमिनल, ऑर्डिनल, मीन एंड वेरिएंस, राइट। और दूसरी तरफ दिया गया है स्प्रेड इन वैल्यू ऑफ डेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, रैंकिंग एंड कैटेगराइजेशन। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है नॉमिनल। तो नॉमिनल स्केल होता है, नॉमिनल स्केल में हम करते क्या है, बेसिकली वहां पर हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो ए के साथ आ जाएगा 4। ऑर्डिनल स्केल में जो हमारा ऑर्डिनल डेटा होता है उसे हम ऑर्डर में लगाते हैं, उसे हम रैंक्स में लगाते हैं, तो इसके साथ हम मैच करेंगे रैंकिंग को। मीन के साथ हम मैच करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू को जो हमारा एवरेज होता है। एंड वेरिएंस हमें बताता है स्प्रेड इन वैल्यू ऑफ डेटा, कि हमारा जो डेटा है वो कितना स्प्रेड है, उसमें कितना वेरिएशन है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो इन टर्म्स की एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो देखो, नॉमिनल स्केल क्या होता है? नॉमिनल स्केल वो हमारा मेजरमेंट का टूल है जिसमें जो भी हमारा डेटा होता है उसे हम डिस्क्रीट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा के लिए ये यूज होता है और नॉमिनल स्केल में बेसिकली हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि मेल एंड फीमेल, राइट। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में जो हमारे पास डेटा होता है वो ऑर्डिनल इन नेचर होता है। इसमें जो भी हम हमारा डेटा होता है उसे हम रैंक्स में या ऑर्डर में लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रैंक्स, अगर एक पर्टिकुलर एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके जो रैंक्स जिसकी 1 to 10, राइट, तो उनको हम रैंक्स में लगा सकते हैं, राइट, एक ऑर्डर में लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल। और ये भी क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर यहाँ पर यूज होता है। मीन क्या होता है? हम जानते हैं मीन इज बेसिकली द एवरेज, राइट, जो भी हमारी टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हमारा मीन होता है। एंड वेरिएंस, बेजर हमारा एक मेजर है वेरिएबिलिटी का, जो हमें बताता है कि मीन से हमारा जो डेटा है वो कितना स्प्रेड है, राइट, डेटा हमारा कितना स्प्रेड हो रहा है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं और ये हमें बताता है कि मीन से हमारा जो डेटा है उसमें कितनी वेरिएंस है, कितना हमारा डेटा स्प्रेड हो रहा है, राइट। So right answer will be option number 2. So ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किए रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।